दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि उसे अट्रैक्ट करना और भी आसान हो जाए। यदि कोई इंसान पैसे के पीछे के मनोविज्ञान को समझ ले तो वो बहुत सारा पैसा आकर्षित करने में कामयाब हो सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि हमारे लिए कितना पैसा काफी होगा, अमीर कैसे बनना है और बने रहना कितना मुश्किल है, उसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसके बाद आप अमीर बनने की राह पर चलना शुरू कर देंगे और आखिर मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो पहला बिग आइडिया है, यू डोंट नो एवरीथिंग। हम हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर कोई भी राय बनाते हैं। थोड़े से एक्सपीरियंस पर कई लोग यह मानने लग जाते हैं कि उन्हें दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और हर इंसान की अपनी अलग राय है और हर कोई अपनी दुनिया में सही भी है। एक चीज़ जो किसी को बिल्कुल सही लग रही हो सकता है दूसरे को पागलपन लगे। पैसों को लेकर आपका एक्सपीरियंस दुनिया में जो कुछ भी हुआ हो वो सिर्फ उसका 0.0000001% हो सकता है, लेकिन 80% एक्सपीरियंस आपका वह होता है जो आप सोचते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। यानी आसान शब्दों में कहें तो ज़्यादातर वही बात को हम मानते रहते हैं जो हमारे बिलीफ में बैठी हुई है। जैसे अगर किसी के अंकल को 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ हो तो हम यह मानकर बैठ जाते हैं स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ नुकसान होता है। जैसे अगर किसी के मामा को रियल एस्टेट में नुकसान हुआ हो तो हम यह मानकर बैठ जाएंगे कि रियल एस्टेट में तो नुकसान होता है। किसी के भाई का बिजनेस डूब गया था तो यह मानकर बैठ जाएंगे कि बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ। 1970s में पैदा होने वाले लोगों को इंडेक्स फंड का बूम उन्होंने देखा है तो उन्हें इंडेक्स फंड सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगा, जबकि 90s में पैदा होने वाले लोगों को क्रिप्टो करेंसी अट्रैक्ट कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको फाइनेंशियल किताबें पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखने चाहिए, सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। यहाँ से भी आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। यहाँ से भी आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए वह इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और फिर ही आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन इस इन्फॉर्मेशन के एक्सपीरियंस के बेस पर लेनी चाहिए, ना कि इमोशंस के बेस पर। सेकेंड बिग आइडिया है, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। यह दुनिया इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा दिमाग भी पूरी तरह से इसे समझ नहीं सकता, और अक्सर हमारे एक्शंस के रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते। हमारे रिजल्ट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है और उसने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया और उसे लग रहा है कि टाइमिंग भी सही है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी उसके फेवर में है, लेकिन एक डिजास्टर आ जाता है और सारा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। उस एंटरप्रेन्योर के प्लान को वो फेल कर देता है, जैसे 2020 में कोविड के दौरान हुआ था। ऐसे रिस्क का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। जो दिख रहा है वह इतना अच्छा है उतना बुरा नहीं है। जब फाइनेंशियल डिसीजन लो, चाहे खुद के लिए या दूसरों के लिए, उसमें लक और रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी एक सक्सेस स्टोरी सुनकर या किसी की एक स्टोरी देखकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या किसी एक का फेलियर सुनकर उस आइडिया को ड्रॉप भी नहीं कर देना चाहिए। हो सकता है कि उन लोगों को किसी आउटसाइड रीज़न की वजह से सक्सेस मिली हो या फेलियर मिला हो। आपको करना यह है कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए काम करते रहें, गलतियों से सीखें, और दूसरों की गलतियों से भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ही गलतियों से सीखते रहोगे तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत ही छोटी पड़ जाएगी, और आप कभी भी सक्सेस को सर पर मत चढ़ने देना और फेलियर से डिस्करेज भी नहीं होना। थर्ड आइडिया है, हाउ मच इज़ इनफ फॉर यू। इस इकोनॉमी में और साथ ही हाई इन्फ्लेशन में एक जॉब पर डिपेंड होना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। एक साइड एसेट होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी अच्छा है आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो। लेकिन खुद से पूछिए कि आपके लिए कितना पैसा काफ़ी होगा, क्योंकि हमेशा पैसों के पीछे भागने से आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा। ये माइंडसेट आपको लालच की तरफ ले जाएगा, और लालच अच्छे अच्छे स्मार्ट लोगों को बर्बाद कर देता है। पास्ट में इस जाल से बचने के लिए तो ऑथर 2 प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। नंबर 1, स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट।
अपने लिए एक फिक्स्ड फाइनेंशियल गोल सेट करो और जब आप उसे अचीव कर लो तो आराम करो। अपने हार्डवर्क के रिजल्ट को एंजॉय करो। आप तब तक खुश रहोगे जब तक आप अपने एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखोगे। नंबर 2, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आपकी लाइफ आपकी है। आपको यहाँ तक लाने वाले थॉट्स आपके हैं, ओपिनियन आपकी है, डिसीजन आपके हैं, इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। दूसरे से खुद को कंपेयर करोगे तो आपको जलन भी होगी और आपका मेंटल पीस भी खत्म हो जाएगा। 4th बिग आइडिया, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस यूनिवर्स में एक प्रोसेस चलती है जिसके हिसाब से आपके एक कदम का रिजल्ट आपके अगले कदम की सीढ़ी की तरह होता है। जैसे कि बहते हुए पानी के बारे में सोचें, जो ओवर द टाइम पत्थरों की शेप को बदल देता है। दौलत बनाने के लिए भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करना होगा। समझदारी से इन्वेस्ट तो ज़रूरी है, लेकिन बड़ी दौलत बनाना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम से इन्वेस्टेड हो। वॉरेन बफे की वेल्थ $84 बिलियन थी, जिसमें से $18 बिलियन 65 की उम्र के बाद कमाए थे उन्होंने। चलिए जिम साइमंस और वॉरेन बफे की अचीवमेंट को कंपेयर करते हैं। जिम साइमंस को दुनिया का ग्रेटर इन्वेस्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने कैपिटल पर 66% रिटर्न जनरेट किया है। दूसरी तरफ वॉरेन बफे ने 22% का रिटर्न जनरेट किया था। यह नंबर देखकर लगता है कि साइमंस की वेल्थ वॉरेन बफे की वेल्थ से कहीं ज़्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वॉरेन बफे जिम साइमंस से कहीं ज़्यादा अमीर हैं। आइए जानते हैं कि वो कैसे। तो आंसर है कंपाउंडिंग। जहां साइमन ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी, वहीं वॉरेन बफे ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। छोटे छोटे एफर्ट्स लंबे टाइम पर करने से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक द एटॉमिक हैबिट्स में इस बात को अच्छे से समझाया है। 5th बिग आइडिया, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के बढ़ने से एक साइड एसेट शुरू करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो और क्विक प्रॉफिट बना सकते हो। तो ठीक ठाक कैपिटल नॉलेज और रिस्क लेने की हिम्मत से आप अमीर तो हो ही सकते हो, लेकिन अमीर बने रहना यह मुश्किल पार्ट है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, रोड पर आपको अट्रैक्टिव एड्स दिख जाएंगे, बल्कि आपके फ़ोन में ही प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स, लो कॉस्ट लोन, लॉयल्टी पॉइंट्स, गिफ्ट कूपन जैसी कस्टमर को ललचाने वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आज के टाइम में अगर कमाना आसान हुआ है तो खर्च करना उससे कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। और ऑथर कहते हैं कि अपनी दौलत को बचाने का तरीका है आप बहुत सोच समझ कर खर्चा करो। आपको यह मानकर कभी नहीं चलना चाहिए कि कल जो आपको सक्सेस मिली थी वह आने वाले कल में भी मिलेगी। ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होना है। आपको अपना हर फाइनेंशियल डिसीजन उसी सोच समझ के साथ लेना है, उतने ही रिसर्च करके लेना है जितना आपने पहला फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम सोचा था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान सकती हूँ कि आप भी मेरी तरह एक आम इंसान हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने की। दुनिया का इकोनॉमिक सेटअप कुछ इस तरह का है कि हमारे जैसे आम लोगों के हाथ में यह नहीं होता कि हमारे पैसों के साथ क्या होगा। इन्फ्लेशन जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइड करते हैं क्या हमारे पैसे की वैल्यू क्या होगी। जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वह है खर्च। पैसा बचाना एक कला है और पैसा बचता है तो किफ़ायतशारी से। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये किफ़ायतशारी और कंजूसी में बहुत फ़र्क है। अगर मैं आसान शब्दों में इन दोनों के बीच का फ़र्क बताऊं तो वो यह है कि किफ़ायतशारी का मतलब है कि पैसा वेस्ट करने की इच्छा का ना होना। कंजूसी का मतलब है किसी से पैसा खर्च करने की इच्छा का ना होना। अब इसके लिए आपको अपने नीड्स और वांट्स में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक नीड है ज़िंदगी जीने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, जो आपके काम के लिए ज़रूरी है, और वांट वो है जो किसी भी चीज़ से आप अट्रैक्ट हो रहे हो। यार ये चाहिए मुझे, ये चीज़ कितनी कूल है, ये चीज़ कितनी कूल है, जबकि आपको पता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो नीड एंड वांट में अगर आप फ़र्क करना सीख गए तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अगर आपने उसे नीड एंड वांट के तराजू पर तोल लिया तो आप पैसे बचा लोगे। बिग आइडिया नंबर 6, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स एक एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करने से रिजल्ट को प्रिडिक्ट करता है। यानी अगर आप एक्सपेरिमेंट बार बार करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपने काम में लॉ ऑफ लार्ज नंबर अप्लाई कर सकते हो। 10 गुना बड़ा सोचो, 10 गुना ज़्यादा मेहनत करो,
मैसिव एक्शंस ही आपको मैसिव रिवॉर्ड्स दिलाते हैं। अगर आपके गोल्स 10 गुना बड़े हैं और आप उन्हें पूरी तरह अचीव नहीं कर पाए तो भी आप जीत जाओगे। अगर आपके पास लार्ज पोर्टफोलियो है तो आप किसी पर भी डिपेंड नहीं रहोगे, उसमें भी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बशर्ते कि आपके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक नंबर से कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ऑथर कहते हैं कि आप हाफ ऑफ द टाइम गलत हो सकते हो, फिर भी आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो। अब यही बात मेरे साथ इन्वेस्टमेंट में सच हुई है। मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में 8 स्टॉक हैं, जिसमें 3 लॉस में चल रहे हैं लेकिन बाकी 5 प्रॉफिट में चल रहे हैं। उन्होंने मेरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का 30% कैपिटल का रिटर्न मुझे दिया है। और यकीन मानिए 30% रिटर्न भी बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आधा टाइम आप गलत होकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिग आइडिया नंबर 7 है बी टाइम रिच। आपको क्या लगता है ज़्यादा पैसा कमाने का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? क्या ये फेम है या फिर ये कुछ भी खरीद सकने की पावर? पैसे का ग्रेटेस्ट डिविडेंड है आपका अपने टाइम पर कंट्रोल होना। कई स्टडीज ने ये बात साबित की है कि जो लोग खुद को खुश मानते हैं उनके पास टाइम की फ्रीडम होती है। वह लोग अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। वे किसी एक चीज से बंधे हुए नहीं होते। यहाँ रोज 8 घंटा देना ही इसके लिए पैसा जरूरी है। पैसा होने का मतलब है आपके पास लाइफ में ऑप्शन होंगे। इसका मतलब है कि आपको टॉक्सिक वर्क प्लेस में जबरदस्ती बैठना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तब भी आपको खुद को काम पर जाने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ यह एबिलिटी है कि आप रोज सुबह उठकर यह कह सको आज मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये इतना पैसा जमा कर लो कि अगर 6 महीने तक आप कोई भी काम ना करो तब भी आसानी से आप सरवाइव कर सको। तो आपके पास ये फंड तैयार हो जाए, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है। उसके बाद आप सोचें कि आपको जॉब छोड़कर कुछ करना है या नहीं करना है। उसके बाद आप रिस्क लो। पहले इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। अल्टीमेटली आपका गोल आपकी अर्निंग को आपकी लाइफ के साथ जोड़ने का होना चाहिए। यह एक ऐसी लाइफ जिसमें आपका टाइम पर कंट्रोल हो, यह आपका गोल होना चाहिए। इस तरह से पैसे को कमाने का जिसमें आपको अपने टाइम पर कंट्रोल हो। यहाँ आपको अपने काम में पूरा टाइम लगा नहीं रहना पड़े, आपको काम करने पर रोज रोज नहीं जाना पड़े। याद रखिए कि सिर्फ बेशुमार पैसा कमाना काफी नहीं है, आपके पास उसकी रिटर्न्स को एंजॉय करने के लिए भी टाइम होना चाहिए। बिग आइडिया नंबर 8, लग्जरी इज नॉर्मल। आपने सड़क पर कई बार कोई शानदार स्पोर्ट्स कार तो देखी होगी। अगर आप यह याद करने की कोशिश करो कि इस कार को जो इंसान चला रहा था, क्या आपको वह याद है? 99% चांसेस है कि आपको अपना एक्साइटमेंट ही याद होगा। आप उस कार को देखकर इतने एक्साइटेड हो गए, लेकिन उस कार को कौन चला रहा था यह आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। लग्जरी आइटम डेफिनेटली आई कैचिंग तो होती हैं और यही उनका पर्पस भी होता है। आप अपने लग्जरी आइटम से जितना इंप्रेस होते हो इतना कोई नहीं होता। क्या आपको लगता है कि लोग आपकी लग्जरी आइटम को देखकर आपसे इंप्रेस हो रहे हैं, जबकि आपसे कोई इंप्रेस नहीं हो रहा। डे टू डे लाइफ में आपको कार की ज़रूरत होती है, वो भी सिर्फ इसलिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। एक नॉर्मल कार भी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगी और एक फरारी भी सेम काम करेगी। फ़र्क यह है कि फरारी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उसे मेंटेन करने के लिए उससे भी ज़्यादा पैसा लगता है और सारे स्टेटस सिंबल सेम होते हैं, बट ये अल्टीमेटली पॉइंटलेस है। आपको ये बात याद रखनी होगी, लग्जरी आइटम में लाइबिलिटी है, एसेट नहीं। लाइबिलिटी एंड एसेट यानी कि दायित्व और संपत्ति, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लिंक में मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, आपकी जेब में पैसा डालती नहीं है। ऑथर कहते हैं गरीब होने का सबसे आसान तरीका है कि आप अमीर होने का दिखावा कीजिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको लग्जरी कार्स बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। रैपर जेजी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी चीज़ को 2 बार नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब है आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक रूल है 30 डे रूल्स, आई डोंट नो ये किसने बनाया, बट उसके हिसाब से अगर किसी चीज़ को खरीदने के लिए आपका दिल ललचाए तो आपको 30 दिन तक रुक जाना चाहिए। 30 दिन के बाद भी अगर आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो कि यार उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, तो फिर आपको वो चीज़ ले लेनी चाहिए। और ये जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं आपको इसे अपनी पैसिव इनकम से लेना चाहिए।
आपको अपनी एक्टिव इनकम इसमें नहीं लगानी चाहिए, यानी कि अब उन पैसों से आपको और पैसा बनाना चाहिए और जो पैसा उससे बन रहा है उससे आपको अपने खिलौने खरीदने चाहिए। आपको कभी भी अपने एक्टिव इनकम से इन चीज़ों को नहीं लेना है। आपको हमेशा ये चीज़ अपने बिजनेस अकाउंट से खरीदनी चाहिए ताकि इस पर आपको डेप्रिसिएशन मिले और आपकी टैक्स की बचत हो। इन चीज़ों से अमीर लोग अपना टैक्स बचाते हैं और आपको लगता है कि वो दिखावा करते हैं, जबकि वो अपना टैक्स बचा रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं बिग 8 आइडियाज़ फ्रॉम द बुक ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर मैं रिपीट करूं तो नंबर 1 है यू डोंट नो एवरीथिंग। आप ये मत मान के चलो कि आप सब कुछ जानते हो। आप सिर्फ वो जानते हो जो आपके बिलीफ में बैठा हुआ है। इससे से ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें और अपना एक्सपीरियंस उनकी एक गलती या अपनी एक गलती से ध्यान में रखकर इसे से ज़्यादा लोगों से सीखें। उनके एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से उनकी गलती और अपनी गलती सब पर ध्यान दें और उन सबको ध्यान में रखकर ही फाइनेंशियल डिसीजन लें। नंबर 2, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। जाने कि जो जितना अच्छा दिखता है, जितना बुरा दिखता है, वह वैसा नहीं है। किसी की सक्सेस स्टोरी सुनकर या किसी के फेलियर सुनकर वह काम करने मत लग जाओ या अपना आइडिया ड्रॉप मत कर दो। नंबर 3, हाउ मच इज इनफ फॉर यू। देखिए, ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए कितना काफ़ी है। अगर आप बिना गोल बनाए पैसों के पीछे भागोगे तो भागते ही रह जाओगे, तो आपके मन में बहुत सारा लालच भी आ जाएगा और कहते हैं ना, लालच की माँ गला कटवा देती है। नंबर 4, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के पावर को समझो और देखो, ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर देनी चाहिए, भले ही सिर्फ 500 रुपये से। 500 रुपये से आपको एक सिप शुरू कर देनी चाहिए कि बहुत ही अच्छे से म्यूचुअल फंड में देखभाल के। नंबर 5 है गेटिंग रिच एंड स्टेइंग रिच। अमीर बनना तो ठीक है, आप बन गए, लेकिन अमीर बने रहना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोगों की इतनी इनकम नहीं होती है, लेकिन वो लोन पर ऐसी फ्लैशी चीज़ें, लग्जरी चीज़ें खरीद कर समझते हैं कि वो अमीर है, जबकि वो अमीर होने का दिखावा करते हैं। यही गरीब होने का सबसे आसान तरीका है। तो गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच में फ़र्क समझिए। नंबर 6, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। आप जितनी बार किसी काम को करोगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके बन जाएंगे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की। जैसे मैं जितनी कंसिस्टेंसी से जितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी तो मैं अपने चांसेस और ज़्यादा बढ़ा लूँगी वीडियो वायरल करने के। अगर मैं करूँगी ही नहीं तो कोई वीडियो कैसे चलेगी? करती रहूँगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे वीडियोस चलने के। नंबर 7 था बी टाइम रिच। जिससे पैसा कमाने का अल्टीमेट बेनिफिट है आपके पास टाइम का होना। पैसा आपको अपने टाइम पर कंट्रोल देता है। जिन लोगों का टाइम पर कंट्रोल होता है वो ज़्यादा खुश रहते हैं। देखिए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पैसा एक खुशी दे रहा है। जब आपके पास कंट्रोल होगा, कौन से दिन क्या करना है, किस टाइम पर क्या करना है, कहाँ जाना है, जब आप कहीं बंधे नहीं होंगे कि यार मुझे 9 से 5 यहाँ नहीं, मुझे कहीं और जाना था। जैसे कुछ टाइम पहले हम बंधे हुए थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे, लेकिन जब पैसा आया तो मेरे टाइम पर कंट्रोल मिला मुझे। अब मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नंबर 8 था लग्जरी इज़ नॉर्मल। याद रखिए, अगर आपको यह दिखाने के लिए कार खरीदने की सोच रहे हैं तो कोई भी चीज़ दिखाने के लिए खरीदने की सोच से लोग इम्प्रेस नहीं होते। आपको कोई नहीं देखता, लोग आपकी गाड़ी को देखते हैं। अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। आप पैदल भी चल रहे हो या साइकिल पर भी चल रहे हो, लोग सिर्फ आपको देखें। आपकी वैल्यू कार की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। भाई, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। ये सब चीज़ें नॉर्मल है, जब आ जाएंगी तो टैक्स बचाने के काम आएंगी। आपको लगता है ये सब दिखावा है, ये दिखावा नहीं है, ये टैक्स बचाने की चीज़ें हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाइए। खुश रहिए, अमीर बनिए। थैंक यू।